Hello everyone, I hope you all are doing well. Welcome to Edify Planet. My name is Nupur. आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पार्टिसिपल और जिरंड के सेंटेंसेस पर। पार्टिसिपल और जिरंड का कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमें इस पर और भी सेंटेंसेस प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जब हम इंग्लिश में सेंटेंसेस देखते हैं पार्टिसिपल और जिरंड के, तो फिर भी हम उसकी हिंदी मीनिंग निकाल लेते हैं, या कि आपकी जो भी लैंग्वेज है। पर जब वो हिंदी या कि आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें लिखा हो और उसके बाद आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, तो फिर रियल चैलेंज वहाँ पर आता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हम इस पर बहुत सारे सेंटेंसेस लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे उन सेंटेंसेस की जहाँ पर आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम है तो आप कॉन्सेप्ट के वीडियोस को जा कर के समझ सकते हैं और उसके बाद ट्रांसलेशन देख सकते हैं। इस पर सेपरेट वीडियोस है। अगर आपने अब तक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है या कि आपको कोई डाउट लग रहा है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह वास्तव में सूर्यास्त की तस्वीरें लेने का आनंद लेती है। ये कि अगर आपको हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम है, जैसा कि कुछ स्टूडेंट ने इसमें कमेंट किया था, तो आप इसको इसमें भी पढ़ सकते हैं। पर बात तो सेम रही, आपको इसको ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में करना है। तो क्या लिखा है? वह वास्तव में, वास्तव में मतलब सच में, ठीक है, रियल में। सूर्यास्त, सूर्यास्त का मतलब है सनसेट की तस्वीरें लेने का, ये तो आपको पता होगा। आनंद लेना मतलब इंजॉय करना। अब आपको ये कुछ कलर में दिख रहा होगा, कुछ वर्ड को मैंने कलर में किया है। क्यों किया है? देखिए, जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा उसे मैंने ब्लू कलर में लिखा है ना? जो वर्ब टेंस होगा, वर्ब टेंस का कहने का मतलब है जो मेन वर्ब होगा, है ना? जिससे आप टेंस निर्धारित कर पाएँगे, जिससे आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि उसमें टेंस कौन-सा है या कि वॉइस कौन-सा है, उसे रेड कलर में किया है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ब है, जिसे हम पार्टिसिपल या जिरेंड के फॉर्म में लेंगे, उसे पर्पल कलर में रखा है। फिर आपको ये देखना है कि उस सेंटेंस में कौन-सा टेंस है, तभी आप उसको ट्रांसलेट कर पाएँगे। या तो फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि आप उसको पैसिव वॉइस चेक करेंगे, उसमें पैसिव वॉइस चेक करेंगे। सेंटेंसेस 2 ही तरह के होंगे, या तो एक्टिव वॉइस या तो पैसिव वॉइस। तो इतना अगर आपने कर लिया, तो फिर उसमें कुछ रह नहीं जाता। तो देखिए कैसे, ये सेंटेंस हमने पढ़ लिया, वह वास्तव में सूर्यास्त की तस्वीरें लेने का आनंद लेती है। कौन सा टेंस है, आपको क्या लगता है? देखिए मैंने लिख भी रखा है, ये सिंपल प्रेजेंट है, जिसमें हमने देखा कि वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, इसमें वर्ब कौन सा होगा? मेन वर्ब, जिसे मैंने वर्ब टेंस कहा है, वो रेड कलर में है, मैंने बताया आनंद लेना। लेकिन इसमें एक और वर्ब भी है, तस्वीरें लेना, मतलब फोटोज लेना, पिक्चर्स लेना। तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि वर्ब टेंस कौन सा और एक्स्ट्रा वर्ब कौन सा है? मैं आपको एक नॉर्मल बता देती हूँ, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हिंदी में लिखे हुए सेंटेंस का या कि आपकी जो भी लैंग्वेज है, उस सेंटेंस में जो लास्ट में वर्ब होता है, जैसे इसमें क्या है, आनंद लेना, 90% केसेस में या कि 99% केसेस में वही वर्ब टेंस होता है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, है ना? तो इसमें क्या हो गया, आनंद लेना ही वर्ब टेंस है। तो आपको पीछे जाना है, आपको अपनी कॉपी में ये लिस्ट बनाना है, ऐसे करके एक तरफ सब्जेक्ट ये सब कुछ लिखना है, और सामने लिखना है कि सब्जेक्ट इसमें क्या है, और उसके बाद वर्ब टेंस में आपको कौन-सा वर्ड लिखना है। ये कुछ वर्क थोड़ा-सा स्टार्टिंग में आपको थोड़ा हेक्टिक वर्क लगेगा कि इसकी ज़रूरत क्या है, मुझे तो सब समझ में आ गया। पर ट्रस्ट मी, अगर आप ये करेंगे तो आपको बाद में ये सब आपके लिए बहुत ईज़ी गोइंग हो जाएगा, और उसके बाद आपको इसमें एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने देख लिया। वास्तव में की इंग्लिश क्या होगी, ये कि सच में, रियली, है ना? क्या हो जाएगी इसकी? रियली। सूर्यास्त की इंग्लिश क्या होती है? सनसेट।
तो अब मैंने लगभग आपको सारे वर्ड की इंग्लिश बता दी है। अब आप खुद से ट्रांसलेट करें, टेंस भी बता दिया, सिंपल प्रेजेंट है। तो आई होप आपने ऐसा किया होगा। आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना है, चाहे तो आप पेन पेपर लेकर के करें, और अगर अभी आपके पास पेन पेपर नहीं है तो आप माइंड में भी एक बार कर सकते हैं। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर रहा इसका ट्रांसलेशन। वह लेती है, इससे हमें समझ में आ गया कि दिस सेंटेंस इज रेफरिंग टू अ फीमेल, है ना? तो उसके लिए हमने क्या किया, शी यूज किया। फिर अब हम उसके बाद वर्ब देखते हैं। वर्ब क्या है, एन्जॉयज। आपको पता है शी के साथ क्या आता है, वर्ब में एस आता है। और हमने क्या कहा, आनंद लेना। आनंद लेना मतलब एन्जॉय करना, तो एन्जॉयज हो गया। और इन जनरल जो ये एडवर्ब होता है ना, मैनर ऑफ एडवर्ब, ये सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आता है। तो यहाँ पर ये रियली हो गया। अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट ये वाला समझना है, टेकिंग। टेकिंग पिक्चर मतलब तस्वीरें लेना। दो वर्ब को सबसे पहले तो आप सिमिलर फॉर्म पे नहीं रख सकते, एक फॉर्म पे। और यहाँ पर हमने इसको जिरेंड बना करके रखा है ना? तो अब देखिए, इसको हम जिरेंड बनाए या तो इन्फिनिटिव भी बना सकते हैं। वैसे तो जिरेंड और इन्फिनिटिव डिसाइड करता है वो वर्ब। कई वर्ब ऐसे होते हैं जो दोनों में से कोई भी ले लेते हैं, या तो वो जिरेंड ले लेते हैं या तो वो इन्फिनिटिव ले लेते हैं। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली या तो जिरेंड फॉर्म में लेते हैं या तो इन्फिनिटिव फॉर्म में लेते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि स्पोकन इंग्लिश में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कम्पेटिटिव इंग्लिश में उसका फ़र्क पड़ता है, एग्ज़ाम्स में उसका फ़र्क पड़ता है, लेकिन बोलचाल की भाषा में इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप इसको ऐसे बोलेंगे, शी रियली एन्जॉयज़ टू टेक पिक्चर्स ऑफ सनसेट, तो कोई गलत नहीं होगा, आपकी बात कन्वे हो जाएगी। पर सच सही में तो ये होगा, ठीक है? ये जिरेंड फॉर्म में आएगा। तो बस मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर देखा कि हमने ये कौन-सा सेंटेंस था? ये सेंटेंस था जिसमें जिरेंड यूज़ हुआ है। और जिरेंड का क्या यूज़ होता है? एज़ अ नाउन। और उसका प्लेस हमने कॉन्सेप्ट में देखा था, एज़ अ सब्जेक्ट, एज़ अ ऑब्जेक्ट। तो कॉन्सेप्ट वाइज़ आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड सेंटेंस पर। स्वस्थ आहार के लिए फल खाना महत्वपूर्ण है। तो स्वस्थ आहार मतलब हेल्दी डाइट, ठीक है? फल खाना, फल की इंग्लिश आपको पता है, फ्रूट्स। खाना मतलब ईटिंग, महत्वपूर्ण का इम्पोर्टेंट हो गया। चलिए, मैंने आपको सारे वर्ड की इंग्लिश बता दी। क्या अब आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं? एक बार आपको ट्राई ज़रूर करना है। और आपको हिंट, सबसे बड़ा हिंट तो ये है कि हम जो भी सेंटेंसेस बना रहे हैं वो पार्टिसिपल और जिरेंड पर है। हाँ, सेंटेंसेस मिक्स रहेंगे, आपको समझना है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कौन-सा टेंस है? स्वस्थ आहार के लिए फल खाना महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, ईटिंग फ्रूट। ये देखिए, फल खाना पहले आ जाएगा। और हमने जिरेंड में क्या पढ़ा है कि जब वर्ब आईएनजी फॉर्म में सब्जेक्ट की जगह पर आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जिरेंड कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये जिरेंड हो गया, हुआ ना जिरेंड। कई लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि जिरेंड है, पार्टिसिपल है। तो आपको पहचानने में फ़ोकस नहीं करना है, आपको सेंटेंसेस में फ़ोकस करना है। अगर आप स्ट्रक्चर पे कन्फ्यूज़ होंगे, तो कोई मतलब नहीं है। आपको फ़ोकस कहाँ पर करना है? सेंटेंसेस पर फ़ोकस करना है, तो कन्फ्यूज़न ऑटोमैटिकली क्लियर हो जाएगा। तो क्या हो गया? ईटिंग फ्रूट्स इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी डाइट। तो ये सेंटेंस था प्रेज़ेंट इंडेफिनिट का। और ये स्टेट वर्ब का था, है ना? वैसे तो कुछ लोगों के मन में ये भी आ सकता है कि यहाँ पर इज़ है और आप बोल रहे हो कि ये प्रेज़ेंट इंडेफिनिट का है, कैसे? प्रेज़ेंट इंडेफिनिट का जो स्टेट वर्ब बनता है, स्टेट वर्ब मतलब जहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है, वहाँ पर हम अवस्था को दिखाने के लिए इज़ एंड आर का यूज़ करते हैं। लेकिन आप ये देखिए, यहाँ पर वर्ब में आईएनजी नहीं आया है। ओके? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
देखिए सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए। यह संदेश छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। संदेश का मतलब मैसेज से है। यह मैसेज छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। वह कभी भी वापस कॉल नहीं करती है। वापस कॉल करना मतलब कॉल बैक करना। ठीक है? सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इसमें 2 सेंटेंस है और दोनों ही सेंटेंस को आपको सेपरेटली डील करना है। उनका टेंस समझना है, उसमें सब्जेक्ट, वर्ब जो भी चीज़ें हैं उनको समझना है, उसके बाद ट्रांसलेट करना है। तो मैंने बता दिया कि संदेश के लिए मैसेज होगा, छोड़ने के लिए लीव होगा, LEAVE। फ़ायदा के लिए क्या हो जाएगा? यूज़ या कि प्रॉफ़िट जो भी आपको लगता है, ठीक है? वापस कॉल करने के लिए कॉल बैक, ये सारे वर्ड मैंने आपको बता दिए। अब आप इसको ट्रांसलेट करें। आपको पता है ना कि इसमें ये तो पार्टिसिपल यूज़ होगा, ये तो जेरेंड यूज़ होगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो पहला सेंटेंस हमने क्या देखा? यह मैसेज छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगेन ये प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट का सेंटेंस है, स्टेट वर्ब दिखाता है, इसलिए हमने क्या कैसे लिखा देखिए, इट्स नो यूज़ लीविंग अ मैसेज। यहाँ पर लीविंग आ गया ना, ये क्या है? ये जिरेंड है। और ये एक स्ट्रक्चर ही होता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। इट्स नो यूज़, इट्स मतलब इट इज़, ऑफ नो यूज़ ऐसे भी बोल सकते हैं। इट इज़ ऑफ नो यूज़। इट इज़ ऑफ नो यूज़ लीविंग अ मैसेज। उसके बाद दूसरा सेंटेंस तो सिंपल है, वह कभी भी कॉल नहीं करती है। शी नेवर कॉल्स बैक एनीवे। ओके, आई होप आपको टेंस समझ में आता होगा और आप ये पार्टिसिपल और जिरेंड को भी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास 3 सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस है, उसने धूम्रपान करना छोड़ दिया है। धूम्रपान करना मतलब स्मोकिंग करना। इसमें देखिए, सब्जेक्ट तो ठीक है, उसने मतलब वह, धूम्रपान करना, स्मोकिंग करना, स्मोक करना। छोड़ देना, छोड़ देना भी वर्ब है, धूम्रपान करना भी वर्ब है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ब होगा, वही डिसाइड करेगा उस टेंस को। तो इसमें छोड़ देना क्या हो जाएगा? छोड़ देना लीव, देखिए स्टॉप, बंद कर देना, वही बात है। अब आप इसको सोचिए और इसको ट्रांसलेट करिए। दूसरा सेंटेंस है, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। होमवर्क करना और पूरा करना दोनों ही वर्ब हैं। जो लास्ट वाला होगा पूरा करना, ये मेन वर्ब होगा और यही डिसाइड करेगा टेंस को। वे लड़ते रहे, वे मतलब दे, लड़ना को क्या बोलते हैं? फाइट, और लड़ते रहना को क्या बोलेंगे? आगे देखते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले इस सेंटेंस को देखते हैं, उसने धूम्रपान करना छोड़ दिया है। पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट की बात है, तो वह के लिए शी आ गया और ये स्टॉप्ड आया है, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। ओके, और जो दूसरा वर्ब है वो जिरेंड फॉर्म में आ गया। हमने पढ़ा था ना एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है जिरेंड का, ये देखिए। तो जैसे मैंने बताया कि आप इसको शी स्टॉप्ड स्मोकिंग या कि शी स्टॉप्ड टू स्मोक बोल सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। उसने या कि मैंने, सॉरी, तो मैंने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई। अगेन टेंस कौन सा है इसमें? सिंपल पास्ट, तो फिनिश्ड हो गया। आई फिनिश्ड डूइंग माई होमवर्क। ओके, फिर वे लड़ते रहे, वे के लिए दे हो गया। कीप ऑन फाइटिंग, नहीं लड़ते रहे, अगर ये पास्ट को शो कर रहा है तो आप यहाँ पर केप्ट लिख सकते हैं। केप्ट लिखें, इसको करेक्ट करें। दे केप्ट ऑन, केप्ट ऑन मतलब एक कंटिन्यूटी शो होती है कि वे लड़ते रहे। सो दे केप्ट ऑन फाइटिंग। सो केप्ट ऑन भी वर्ब है और फाइटिंग भी वर्ब है, जिसमें कीप ऑन मेन वर्ब हो गया और फाइटिंग क्या हो गया? जिरेंड हो गया। और जिरेंड कौन से फॉर्म पे यूज हुआ है? ये एज एन ऑब्जेक्ट। ओके, आई एम श्योर ये सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करने के बाद आप में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और उसके बाद आप कभी भी सेंटेंसेस में कंफ्यूज नहीं होंगे। अब ये देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, फ़िल्म बहुत उबाऊ थी। फ़िल्म मतलब मूवी, उबाऊ मतलब बता देती हूँ बोरिंग। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार मूवी बहुत बोरिंग थी।
तो क्या होगा उसका ट्रांसलेशन? फ़िल्म का क्या हो गया, मूवी हो गया। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये पास्ट इंडेफ़िनिट का है, यहाँ पर वाज़ आया है, लेकिन वर्ब में आईएनजी नहीं है। ये वर्ब में आईएनजी वो वाला नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपको कहीं पे इसमें कंटिन्यूटी दिखती है कि कोई हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हों? नहीं ना, कोई एक्शन परफ़ॉर्म नहीं हो रहा है। तो ये भी पास्ट इंडेफ़िनिट का स्टेट वर्ब है। जिस तरीके से हम प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट में इज़ एंड आर यूज़ करते थे, उसी तरीके से पास्ट में हम वाज़ या वर का यूज़ करते हैं। और ये जो बोरिंग है ना, बोरिंग, ये फ़िल्म के बारे में बता रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मूवी कैसी थी? बोरिंग थी। और जो वर्ब आईएनजी फ़ॉर्म में एडजेक्टिव का काम करता है, हम उसे क्या कहते हैं? पार्टिसिपल, राइट? तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि वॉच के बाद वर्ब में आईएनजी आया तो है, लेकिन ये मेन वर्ब नहीं बल्कि ये पार्टिसिपल है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह चलती ट्रेन से कूद गया। यहाँ पर आपको कोई हिंट नहीं है। अब आपको सब्जेक्ट, वर्ब टेंस, एक्स्ट्रा वर्ब सब कुछ खुद से समझना है। एक बार आप ट्राई करिए, उसके बाद हम देखते हैं। ओके, देखिए, वह चलती ट्रेन से कूद गया। सबसे पहले इसका टेंस देखिए, क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है ना? और सब्जेक्ट क्या हो गया? वह। कूद गया, मेल को रेफर कर रहा है तो क्या हो गया? ही। ठीक है। अगेन, कूद जाना इसका मेन वर्ब है, तो कूद जाने को क्या बोलते हैं? जंप करना। तो जैसा मैंने कहा पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, जंप्ड हो गया। ठीक है। अब किससे टूट गया? ओह सॉरी, किससे कूद गया? चलती हुई ट्रेन से कूद गया, है ना? अब ये देखिए, ट्रेन की विशेषता बता रहा है और जो वर्ब आईएनजी फॉर्म में विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ट्रेन कैसी है? चलती हुई, मतलब कंटिन्यूअसली चल रही है, कंटिन्यूटी का सेंस आ रहा है। तो चलती हुई ट्रेन को हम क्या बोलते हैं? रनिंग ट्रेन। तो यहाँ पर ट्रेन को क्वालिफाई कर रहा है कौन सा वर्ड? ये रनिंग। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। नाउन को क्वालिफाई जो वर्ड करता है उसे ही तो हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ट्रेन की विशेषता ही तो बता रहा है कि ट्रेन कैसी है? रनिंग ट्रेन है। और एक बात और ध्यान रखना है आपको, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों ही एडजेक्टिव का काम करते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कंटिन्यूटी को दिखाता है और पास्ट पार्टिसिपल उस काम को का हो चुकना दिखाता है, मतलब वो काम हो चुका होता है। आगे के एग्जांपल्स में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इसको ट्रांसलेट किया। तो ये यहाँ पे रनिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, अब ये देखिए दूसरा सेंटेंस, टूटे हुए कांच से मेरा पैर कट गया। कांच कैसा है? टूटा हुआ है और उससे मेरा पैर कट गया। सबसे पहले टेंस कौन सा है, ये आपको सोचना है। फिर सब्जेक्ट क्या है वो देखना है। उसके बाद आपको पार्टिसिपल जिरेंड ढूंढना है। ओके, अब ये देखिए, मेरा काँच से मेरा पैर कट गया, मेन सेंटेंस तो यहाँ से है। अब काँच कैसा है, वो टूटा हुआ है, वो बात अलग है। क्योंकि हम ये तो समझ गए कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। काँच के बारे में बताया जा रहा है ना कि वो टूटा हुआ काँच है। अभी-अभी मैंने बताया कि आप प्रेज़ेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अगर कंटिन्यूटी का सेंस है तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल करेंगे और अगर काम हो चुका है तो आप पास्ट पार्टिसिपल करेंगे। यहाँ पर टूटता हुआ कांच नहीं है, जैसे वहाँ पे रनिंग ट्रेन था, चलती हुई ट्रेन थी। यहाँ पर जो कांच है वो ऑलरेडी टूट चुका है, तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा। फिर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, अब ये जो ग्लास है ना, इसको बोल रहा है ब्रोकन ग्लास। तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और वो भी एडजेक्टिव का काम करता है और जो भी एडजेक्टिव का काम करता है वो नाउन को क्वालिफाई करेगा ही करेगा। तो इसका नाउन क्या है? ग्लास। ग्लास यहाँ पर नाउन हो गया और ग्लास के बारे में जो बता रहा है वो क्या हो गया? पास्ट
पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो द ब्रोकन ग्लास कट माई फूड। कट यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि कट के तीनों ही फॉर्म कट 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 ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। जले हुए चपाती का स्वाद भयानक है। चपाती कैसी? रोटी जली हुई है। अगेन आई एम श्योर इसको आप जल्दी से पहचान गए होंगे। क्या हो जाएगा ये? पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि चपाती जल नहीं रही है, चपाती ऑलरेडी जल चुकी है। और स्वाद मतलब टेस्ट, भयानक। अब आप देखिए कि कौन सा टेंस है ये। ओके, यहाँ पर लिखा है भयानक है और भयानक था। दोनों से ही आप बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाइए या कि पास्ट इंडेफिनिट का बनाइए। ओके, तो क्या हो गया यहाँ पर? समझने वाली बात ये है कि जो चपाती कैसी है? बर्न चपाती है। पास्ट पार्टिसिपल है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव है तो नाउन तो होगा ही। और नाउन क्या है इसके लिए? चपाती। चपाती कैसी है? जली हुई चपाती। तो बर्न चपाती टेस्टेड, यहाँ पर हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट में कंसीडर किया है। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म टेस्टेड ऑफुल। ऑफुल मतलब होता है भयानक। और अगर आपको सिंपल वर्ड यूज करना है तो आप बोल सकते हैं द बर्न चपाती टेस्टेड वेरी बैड। वो भी बात ठीक है। स्पोकन इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप अपनी बात को पूरी करें। ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि आप कितने अच्छे वर्ड यूज कर रहे हैं। वो भी एक लेवल पर इम्पॉर्टेंट होता है, पर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके पास जो ऑलरेडी वोकैबुलरी है आप उसको यूज करके अपनी बात को कंप्लीट करें। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अपना होमवर्क करने के बाद मैं खेलने गया। आपको कुछ याद आ रहा है? परफेक्ट पार्टिसिपल में हमने ऐसे सेंटेंसेस देखा है। आपको याद आया परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस पर एक सेपरेट वीडियो है जिस पर हमने हिंदी टू इंग्लिश ये सेंटेंसेस देखे हैं, तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो उस पर मैंने क्या बताया था कि हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो जो काम आप पहले करते हैं उसको आपको हैविंग के साथ लेना है। तो पहले काम क्या हुआ? होमवर्क पूरा करने का। ये देखिए, खेलने गया बाद में, होमवर्क करने के बाद। तो जो काम पहले होता है उसको हम हैविंग के साथ बनाते हैं। तो उसे कैसे बनाएंगे? हैविंग फिनिश्ड माय होमवर्क आई वेंट टू प्ले। राइट, यहाँ पर भी देखिए वेंट आया है ना, ये मेन वर्ब है। और टू प्ले ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा क्या ये आई वेंट प्लेइंग भी हो सकता है? स्पोकन इंग्लिश में हो सकता है, आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, पराजित होकर वह भाग गया। पराजित होकर मतलब हार कर, वह भाग गया। आपको क्या लगता है कि आप इसको परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हैविंग का यूज है, लेकिन एक बात आपको यहाँ पे मैं हिंट करती हूँ, ये एक्टिव वॉइस नहीं है, ये पैसिव वॉइस में है। पराजित वो खुद से थोड़ी ना हुआ है, खुद को थोड़ी ना उसने पराजित किया है कि हारा है, किसी ना किसी से हारा है। और एक्टिव वॉइस मतलब होता है जब हम उस काम को खुद करते हैं, और पैसिव वॉइस का मतलब होता है जब हम उस काम को करते नहीं बल्कि करने वाला कोई और होता है। तो हार करके वह भाग गया, पैसिव वॉइस हो गया। तो हैविंग, जैसे मैंने बताया कि हैविंग और उसके बाद क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हैविंग एज इट इज रहेगा। आप इसको अपनी कॉपी पे लिखिए। उसके बाद बीन आएगा और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। बस इतना सा चेंज करना है आपको, सेंटेंस को एक्टिव और पैसिव समझ करके। तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? ये देखिए, हैविंग बीन डिफीटेड सब कुछ सेम रहेगा। हैविंग के बाद आपको बीन लगाना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लेना है, और जो काम पहले हुआ होगा उसी सेंटेंस में हैविंग लगाना है। इस बात का ध्यान रहे।
तो पहले वो हारा है, उसके बाद वो भागा है। ओके? तो ही फ्लेड अवे। तो फ्लेड अवे की जगह आप रन अवे भी लिख सकते हैं, ईज़ी होगा। ओके? अब ये देखिए, एक सेंटेंस और देखते हैं। मार खाने के बाद वह रोने लगी। तो क्या उसने खुद को मारा? नहीं, उसको मारने वाला कोई और है। और जब काम को करने वाला कोई और होता है तो वो सेंटेंस किसमें होता है? पैसिव वॉइस में होता है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? हैविंग बीन बीटन अप। मार खाने की जो इंग्लिश होती है वो होती है बीट अप। ठीक है? तो यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म लेना है। तो हैविंग बीन बीटन अप ही बिगेन टू क्राई। या कि अगर फीमेल के लिए है तो शी, और अगर रोने लगी है ना तो यहाँ पर आप शी करिए। शी बिगेन टू क्राई। तो आई होप आज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको प्रैक्टिस कैसा लगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको रिसेंट अपडेट्स मिल सकें, आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, ऑल द बेस्ट।